अच्छा, आज हमने जो सेकंड ईयर का मैथ है उसमें ई कैट के पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो है साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। तो ये बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा को दो दफा लिख लेना है। किस तरह से दो दफा लिख देना है? यानी कि उसको स्प्लिट कर लेना है। एक दफा साइन थीटा ओवर थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साथ दूसरा साइन थीटा आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा ये वन के इक्वल होता है। ये बेसिकली साइन थीटा ओवर थीटा है। तो इस सारे की जगह पे वन आ जाएगा और साथ सिंपल साइन थीटा बचेगा। अब उस साइन थीटा में जब आप लिमिट पुट करोगे थीटा की जगह जीरो, तो साइन जीरो हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यूं अगर आप इसको देखोगे तो इसका हमारे पास अल्फा राइट आंसर है। जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ई कैट और एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे बेटा इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाएं कि क्या आंसर है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप लोगों को टोटली आइडिया हो जाएगा कि किन डायमेंशन में किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब वो जैसे ये बता रहा है कि ये फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हमने इसका स्लोप बताना है। ये सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, सारे चैप्टर्स के आते जाएंगे। तो अभी इसी चीज की मैंने आप लोगों की रिहर्सल करवानी है। अब बेटा देखो ना, स्लोप स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव। आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज एक्स आएगा। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। अब एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दें तो कॉज एक्स डेरिवेटिव आया था, इट मीन ये स्लोप था, उसमें एक्स की जगह जीरो पुट करें तो कॉज जीरो हमारे पास वन हो जाएगा। तो यूं अगर आप देखेंगे तो अल्फा इसका राइट आंसर है। बेटा फुल एक्टिव होकर फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने लेक्चर को सुनना है। अब आगे वो कहता है कि ये हमारे पास लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपको पता है ना होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। तो वो कहते हैं ये पैरेलल कब होंगी। तो अब इसका आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था बेटा, जो होमोजीनियस इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, जो ओरिजिन में से पास करती हैं, उन दो लाइंस के दरमियान के एंगल निकालने का फार्मूला था टू इंटू एच स्क्र माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। अब अगर तो ये एच स्क्र माइनस ए बी जीरो होगा तो tan थीटा जीरो की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है वो पैरेलल है। तो पैरेलल की कंडीशन है एच स्क्र माइनस ए बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, जो ओरिजिन में से पास करती है, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी अगर ये नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म ए प्लस बी जीरो हो। जब बेटा ए प्लस बी हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें पता है कि tan थीटा अनडिफाइन हो जाएगा, और tan थीटा अनडिफाइन 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो एक और चीज भी आप याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को, होमोजीनियस इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को ऐड करें, अगर तो उसका सम जीरो आ गया तो इसका मतलब होगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है वो परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कब दो लाइंस पैरेलल होंगी, कब परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ से हमें ये फुल क्लियर हो जाएगा। तो बेटा फुल एक्टिव होकर फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने इसको समझना है। ये बिल्कुल आपको एक घंटे में सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 0 एंड 3। तो ये एरिया अंडर द कर्व भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं 3.7 एक्सरसाइज में। वो जो सेकंड ईयर मैथ की फुल बुक एक रिवीजन क्लास हुई थी, तो वो वाली वीडियो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये बड़ी डिटेल में आपको चीजें बताई गई हैं। तो अब मैं ज़्यादा तो इन डेप्थ आपको नहीं लेकर जाऊँगा, वरना फिर ये बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो एफ एक्स आप ये बेटा आप देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हमें पता होता है कि हमने कर्व को इंटीग्रेट करना होता है और फिर उस पे लिमिट्स अप्लाई कर देनी होती है। तो यही अब इधर बेसिकली ये सारा काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगी। अब आई होप आपको इतना पता है कि इंटीग्रेशन के पावर रूल में पावर में ऐड करते हैं, सेम पावर से डिवाइड करते हैं। फिर इधर अगर आप देखें तो एक्स है हमारे पास, इसकी भी पावर में ऐड करें और पावर से डिवाइड कर दें। वन की इंटीग्रेशन बेटा एक्स होती है, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अब अगर आप देखें एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी इंटीग्रेशन कर दी, उसके बाद अब आपको पता ही अपर और लोअर लिमिट्स हम पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट्स इसमें पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये हम सॉल्व करेंगे 33/2 आएगा। माइनस फिर हमने इसी एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट्स पुट करनी होती है, तो वो ऑलरेडी जीरो है, तो वो फिर हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हमारे पास आंसर जीरो हो जाएगा। अच्छा, इस तरह हमारे पास हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें उसने एक फंक्शन दे दिया और बता रहा है कि एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। एक दूसरा फंक्शन भी दे दिया 12 इंटू एक्स माइनस टू की पावर -1 है, मतलब ये 12 के नीचे ही होगा एक्स माइनस टू। फिर वो कहता है ये एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब वो कहता है कि अगर ये एफ ऑफ जी एक्स, एफ फंक्शन में जी वाला फंक्शन पुट करें तो एक्स आंसर मिलता है। तो आपसे एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है वो।
अच्छा, अब आप लोग बेटा अगर हम देखो तो पहले इसकी ये कंडीशन, ये एफ फंक्शन आपको गिवन था, ये जी वाला फंक्शन गिवन था। अब वो कहता है एफ फंक्शन में जी वाले कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप एफ फंक्शन में बेटा जी वाला फंक्शन पुट करते हो तो एक्स हमें मिलेगा। अब एफ फंक्शन हमारे पास क्या था, 3x-7, तो इसमें एक्स की जगह पे आप लोगों ने ये जी वाला फंक्शन पुट कर देना है। तो ये 3 इंटू ये था 12 इंटू एक्स माइनस टू की पावर -1, मतलब मैंने एफ फंक्शन में एक्स की जगह जी वाला फंक्शन पुट किया। आगे ये -7 एज इट इज। जब एफ फंक्शन में जी वाला फंक्शन पुट करेंगे तो बदले में आंसर क्या मिलता है, एक्स। ये उसने क्वेश्चन में बता दिया हुआ है इधर कि एफ फंक्शन में जब जी वाला फंक्शन पुट करें तो एक्स मिलता है। तो यहाँ से अब बेटा अगर आप देखो तो 12 3 हमारे पास 36 हो जाएगा। एक्स माइनस टू की पावर -1 है, ये डिनोमिनेटर में जाके एक्स माइनस टू हो जाएगा। 7 -7 है। अब आप लोगों ने सिंपल इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड पे एलसीएम लें, इसको सॉल्व करके आप लोगों ने एक्स की वैल्यूज निकाल लेनी है और वो आप लोगों ने देख लेना कि ऑप्शन में हमारे पास कौन सी है। ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, जैसा कि ये हमारे पास डेल्टा मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी काफी डिटेल में करवाए थे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में। अब वो कह रहा था कि एफ फंक्शन में जी वाला फंक्शन पुट करें, एफ फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे जी वाला फंक्शन पुट करें, एक्स आता है तो आपने इसको कंडीशन अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर अब इस क्वेश्चन में देखें, द फंक्शन ऑफ एफ एंड बी आर डिफाइंड बाय, तो ये एफ फंक्शन गिवन है, फिर वो कहता है द सॉल्यूशन ऑफ एफ इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। अब इनवर्स फंक्शन निकालने का मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एफ एक्स गिवन है ना 3x+2, तो एफ एक्स को रिप्लेस कर दें y से। तो इस एफ एक्स की जगह पे लिख दें y, आगे आ जाएगा 3x+2। इतना काम करने के बाद आपने y और x की जगह बदल देनी है, y की जगह पे x लिख देना और x की जगह पे y लिख देना है। दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में फिर मैंने आपको बताया था इसके बाद जगह रिप्लेस करने के बाद आपने y को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से आप y को सेपरेट करेंगे, +2 लेफ्ट साइड पे जाके -2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x-2/3 इनवर्स आ गया इस गिवन फंक्शन का। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एफ एक्स की जगह पे y लिखना होता है, फिर x और y की जगह बदल के और यहाँ से ये वाला y सेपरेट कर लेना है। तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया x-2/3। अब उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या काम करना है कि ये x की जगह पे 3 है ना, तो आप लोगों ने इधर x की जगह पे 3 पुट करना है, तो ये 3-2/3 बनेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 1/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, इनवर्स फंक्शन निकालना था x = 3 पे। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं आगे आप लोगों को लेकर चलता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा जल्दी से ट्राई करें। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन है। आप लोगों ने एफ एक्स को और जी एक्स को आपस में इक्वल रख देना है। ये एफ एक्स फंक्शन गिवन है 2x-a और जी एक्स वाला फंक्शन क्या गिवन है, x² - 6x। तो इनको बस इक्वेट आपस में कर लेना। इक्वेट करके वो कहता है एग्जैक्टली वन रियल रूट है। तो अगर वो आपको ये बता देना कि आपने वैल्यू ऑफ ला की निकालनी है किसी वेरिएबल की और उसका एग्जैक्टली वन रूट है, ए की वैल्यू निकालो इसमें, ये जो ए फंक्शन में आ रहा है और बता रहा है कि इसका एग्जैक्टली वन रूट है। तो अब एग्जैक्टली वन रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल रखना होता है। अच्छा बेटा, हम ना अजान की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने फुल एक्टिव होकर बेटा अभी क्लास के अंदर ही रहना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये एक फंक्शन f गिवन था, एक g फंक्शन गिवन था, वो इन दोनों फंक्शन को इक्वेट कर रहा है और कहता है a निकालो। कंडीशन बता रहा है कि इसका एग्जैक्टली वन रियल रूट है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, ये वही बेटा तरीका कर मैंने बता दिया, इस दोनों फंक्शन को आपस में इक्वेट करो और एक क्वाड्रेटिक बना लो। जब एक क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखो। डिस्क्रिमिनेंट को क्यों 0 के इक्वल रखना, वो कह रहा है इसका एग्जैक्टली वन रियल रूट है। जब भी वो एग्जैक्टली वन रियल रूट की बात करेगा तो आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख के, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और ये c की जगह पे a है, तो बस डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख के a निकाल लेना है। तो अब इस देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो फंक्शन आपस में इक्वेट करने हैं, कह रहा था एग्जैक्टली वन रियल रूट है। आप लोगों ने सिंपल उसको दोनों फंक्शन इक्वल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है और वहां से अननोन a हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखें, इसको कैसे करेंगे जल्दी से बताएं, शाबाश। एक जो ओरिजिनल वाला मेथड होता है तो वो तो वही वाला है कि आप लोग दो डेरिवेटिव ले लें। जब भी आपसे वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें फिर सेकंड डेरिवेटिव लें। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन की हमें पता है मिनिमम वैल्यू होगी। और वो वैल्यू कैसे निकालनी होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के जो एक्स की वैल्यू आती है उसको आप लोगों ने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना होता है। एक ये तरीका कार होता है। दूसरा, अगर आपको वो इस तरह पेयर की फॉर्म में पॉइंट्स दे देता है, ऑर्डिनेट्स दे देता है, तो एक और तरीका भी होता है कि आप
इन पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन गिवन में पुट करें, जो आपको मैक्सिमम आंसर दे देगा वो आंसर वो आपका राइट आंसर होगा। अब फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट है ना 1 5, इनमें से मैं कोई एक नंबर ले, फॉर एग्जांपल 1 इधर पुट करता हूं, तो आप देखेंगे कि इसको जब बैक सॉल्व, बल्कि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस मेथड से करने की भी बजाय आप लोग जो डेरिवेटिव वाला मेथड है ना वही वाला यूज करें, उसमें मतलब गलती के चांसेस कम होते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लेना, इसको बैक सॉल्व कर लें या डेरिवेटिव वाले मेथड से कर लें, वैसे मैंने इसको इधर बैक सॉल्व से किया है। अच्छा, अब आगे इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो आप मुझे बताएं इसकी मिनिमम वैल्यू किस नंबर पे होगी। शाबाश, कैसे करेंगे जल्दी जल्दी बताएं। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x-1। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, 2x-1 का सेकंड डेरिवेटिव 2 आएगा, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। अब वो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें जो कि 2x-1 था, उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आप लोगों के पास x की वैल्यू 1/2 आएगी। अब मिनिमम वैल्यू का कैसे पता चलेगा, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख के ये जो x की वैल्यू 1/2 आई है इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दो। जब आप इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करोगे तो वो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जो नीचे आपको मेंशन भी आ रही है। तो जब भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बेटा पूछेगा, आपने दो डेरिवेटिव लेने हैं। ये देखें, ये पहला डेरिवेटिव लिया, इसका 2x-1 है। फिर आप लोगों ने इस पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की कोई वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि इसी को फिर हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना होता है। और उसके बाद पहले डेरिवेटिव से दोबारा एक डेरिवेटिव लें। जब दो डेरिवेटिव आ जाएंगे तो चेक करें कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव चूंकि हमारे पास 2 आ रहा था, 2x-1 का जब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, पॉजिटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होगा कि फंक्शन जो है उसकी मिनिमम वैल्यू वो कैसे निकलेगी, x जो इसकी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की आई होगी उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें, तो वहां से आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा अब आप लोगों को मैं टेक्निक्स बताता जाऊंगा, थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपने रखनी है। द y इंटरसेप्ट एंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो आप ये देख लें 3x - 2y + 6 = 0 है। जब भी वो बेटा आपसे y इंटरसेप्ट स्लोप पूछे ना, तो y = mx + c के फॉर्मेट में आपने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है। ये जो आपको गिवन इक्वेशन है ना, इसमें से y को सेपरेट कर लें, तो वही हमने काम किया, इसमें से y को सेपरेट हमने कर लिया। तो अब बेटा उसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y = mx + c, x का कोफिशिएंट m होता है और ये जो साथ लिखा होता है ये c होता है। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि m हमारे पास 3/2 और c हमारे पास 3 है। तो जब भी आपसे वो y इंटरसेप्ट और स्लोप पूछे ना, एक इक्वेशन देके y को सेपरेट करो, x का कोफिशिएंट m होता है और mx + c, तो जो अकेला कांस्टेंट होगा वो हमारे पास c होगा। कोई इसमें इतनी मुश्किल साइंस। अच्छा, उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा। ये वाला जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को x² + x - 2/x² + x² - x। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है ई कैट वगैरह के अंदर। अब इसमें जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो इसका तरीका कार होता है हॉपिटल रूल अप्लाई करो, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लो, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लो। अब ये नोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो नोमिनेटर में 2x + 1 होगा और डिनोमिनेटर में सिंपल 2x होगा। डिनोमिनेटर में 2x - 1 हो जाएगा। कोशिएंट रूल नहीं लगाना होता, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर का अलग लो। तो ये लेने के बाद अब आप x की जगह पे 1 पुट करो। फॉर एग्जांपल अभी फिर मैं जब इसमें लिमिट पुट करता तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाता। फिर मैंने अगेन हॉपिटल रूल अप्लाई करना था, अगेन मैंने नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना था, डिनोमिनेटर का अलग लेना था। तब तक हॉपिटल रूल अप्लाई करते रहना जब तक कि लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 होना ना हो। इस तरह हमने करना होता है। तो बहरहाल मैं इसका जब नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लिया, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लिया, तो अब आप अगर x की जगह पे 1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। तो अब आप x की जगह पे 1 पुट करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना। इधर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, नीचे 2 - 1 1 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका राइट आंसर आ गया, अल्फा। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें कैसे होगा। शाबाश, इसको ट्राई करें कैसे होगा जी, इसको ट्राई करें कैसे होगा जी, सारे बच्चे इसको ट्राई करें। अच्छा जी, इसमें अब अगर आप देखें तो वो कहता है लेट द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड x बी डिफाइन। एफ एक्स फंक्शन भी गिवन है, जी एक्स भी गिवन है। बिल्कुल इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको करवा के आया हूँ। f इंटू जी एक्स, एफ फंक्शन में g वाला फंक्शन पुट करना है। ये f फंक्शन है ना 3x + 1, इसके अंदर g वाला फंक्शन पुट कर देना जो कि x² - x है। तो 3 इंटू x² - x + 1 हो जाएगा। तो बहरहाल आप लोग 3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c हमारे पास राइट आंसर होगा।
इधर से आपको इंपॉर्टेंट एरियाज का भी पता चलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स में से ज्यादा आते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 है। तो अगेन बेटा आप देखो वो आपसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का तरीका कार ये होता है कि दो डेरिवेटिव लो। पहले इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लो, फिर दूसरा डेरिवेटिव लो। दूसरे डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालो। वो जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव लूंगा एक्स क्यूब ओवर 3 का क्या हो जाएगा पहला डेरिवेटिव 1/3 साइड पे करें। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 3 से कट जाएगा तो इसका सिंपल हो जाएगा हमारे पास। हाँ जी, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर। इसी तरह एक्स स्क्वायर ओवर 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। अगर इसका सेपरेट करें एक्स स्क्वायर का 2x 2 2 से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमारे पास पहला डेरिवेटिव आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो बहरहाल आप लोगों ने इसको दो दफा डिफरेंशिएट करना है, 0 के इक्वल रखना है। तो दूसरी दफा जब आप डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो ये आप लोगों ने अब खुद सॉल्व कर लेना, आंसर मैंने आपको बता दिया, तरीका कार भी बता दिया। ये वाला फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। एफ फंक्शन भी गिवन है, जी फंक्शन भी गिवन है, फिर वो आपको कहता है जी फंक्शन के अंदर पुट करना है एफ फंक्शन का इनवर्स निकाल के। अब इनवर्स निकालना मैं आपको बड़ी डिटेल में बता कर आया हूँ। ये एफ एक्स इक्वल टू 3x-1 है, एफ एक्स की जगह पे वाई लिखें, फिर वाई और एक्स की जगह बदल के आप लोगों ने वाई निकाल लेना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम, वो जो इनवर्स फंक्शन आएगा उसको आपने उठा के जी फंक्शन में पुट कर देना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो किसी ऑप्शन के साथ भी मैच नहीं करेगा, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व खुद करना है, तरीका कर मैंने बता दिया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें वो कहता है 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। बेसिकली ये 4 चैप्टर में से है जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर मैथ का है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर से आपसे वो फैक्टर पूछ रहा हो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सी ऑप्शन देता हूँ, वो कहता है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन। अगर x-1 इसका फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो जो कि 1 होगी, और वो इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करो। जब आप 1 इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करोगे तो आपने देखना है क्या इसका आंसर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो x की जगह पे 1 पुट करने से इस फंक्शन में 0 हो गया तो ये x-1 इसका फैक्टर होगा। अब आप खुद ही देखिए, x की जगह पे 1 पुट करें, ये 6 होगा, ये -1, ये -4, ये -1, 6 माइनस 6 हमारे पास आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये x-1 इसका फैक्टर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बैक सॉल्व से करना होता है। इसका क्या आंसर होगा, शाबाश बताएं। इसका क्या आंसर होगा। शाबाश। इसका क्या होगा, शाबाश बताएं मुझे। जी, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी। हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, अगर आप लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इसका ऊपर अलग डेरिवेटिव ले लेना। साइन ए एक्स का ए कॉस ए एक्स हो जाएगा, साइन बी एक्स का बी कॉस बी एक्स हो जाएगा। उसके बाद जब आप एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे एक्स की जगह पे तो कॉस 0 1 हो जाएगा। ऊपर ए ओवर बी, हमारे पास ऊपर ए बचेगा नीचे बी, तो ये हमारे पास आंसर होगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन बेटा देखो, सिंपल कॉज इनवर्स एक्स का आप लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है। पहला डेरिवेटिव y1 होता है, तो ये आप लोगों ने जितने भी इनवर्स वाले फार्मूलाज हैं इनको याद कर लेना है। और इसमें एक चीज याद रखनी होती है, जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये चीज भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली इस तरह के दो क्वेश्चंस लेक्चर के अंदर करवाए थे। जब मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव वाला लेक्चर दिया था ना, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये समझाया था। अब ये देखें, वो कहता है एक फंक्शन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वो मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहा है। आप लोगों ने बेटा वही तरीका कार है, पहला डेरिवेटिव ले, उसको 0 की इक्वल रख के एक एक्स की वैल्यू निकालने, फिर दूसरा डेरिवेटिव ले। तो उसके बाद आप जब एक्स को, पहले डेरिवेटिव को जब 0 की इक्वल रखोगे तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। उनको फिर आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव में चेक करना है। तो जब आप सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करोगे तो उसके बाद आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेंगे उसमें आप लोगों x इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी और x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि जो आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो नेगेटिव आएगा। तो वहां पे आपने फिर 3 जो है वो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों ने, जब मैंने डेरिवेटिव का लेक्चर लिया था तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे। अब इसमें आपको वो दो फंक्शन दे रहा है, दोनों फंक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें ए और बी का फर्क है। यानी ए कोई अलग कांस्टेंट है पहले फंक्शन में, बी कोई दूसरा कांस्टेंट है दूसरे फंक्शन में। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इनकी मैक्सिमम वैल्यूज की बात करें ना, ये मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यूज वो पूछ रहा है, तो वो सेम होंगी या डिफरेंट होंगी।
मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं। अब अगर मैं फर्ज करूँ उसका पहला डेरिवेटिव लेता हूँ, दूसरा डेरिवेटिव लेता हूँ, पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखता हूँ, x की जो भी वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे वो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना होगा। अब इधर ओरिजिनल फंक्शन में कांस्टेंट a आ रहा है, नीचे वाले फंक्शन में b आ रहा है, तो इसका मतलब इनकी मैक्सिमम वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या इनके स्टेशनरी पॉइंट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। इनके स्टेशनरी पॉइंट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकलता है? पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है? दूसरे डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के। तो जब आप पहला डेरिवेटिव इसका 0 के इक्वल रखेंगे, देखो दोनों फंक्शन एक जैसे हैं, कांस्टेंट सिर्फ डिफरेंट है। तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव होता ही 0 है, तो इसका मतलब इनका पहले डेरिवेटिव दोनों का सेम आएगा। तो जब इनका पहले डेरिवेटिव सेम आएगा तो इसका मतलब इनका जो स्टेशनरी पॉइंट है वो भी सेम आएगा। तो इन दोनों के बेटा स्टेशनरी पॉइंट जो है वो सेम आएंगे, मगर जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। बाकी बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको आप लोगों ने देख लेना। हाइपरबोला की उमूमन साइन कॉस हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देख लेनी है। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा इसको देखें। अगर आप लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? क्या डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं? एक्स, ये साइन 0 हो जाएगा, ये भी साइन 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं हो सकती। जब डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं होगी तो कौन सा रूल लगाएंगे? हॉपिटल रूल। नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें। जब आप इनके अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन 6x का क्या आ जाएगा? 6 cos 6x। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 cos 2x। इसी तरह ये साइन 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 5 cos 5x। एंगल का मजीद डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, साइन का cos हो जाएगा, एंगल एज इट इज 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद बेटा आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे 0, तो ये cos 0 1, ये भी cos 0 1, 6 + 2 ऊपर 8 आ जाएगा, इधर भी cos 0 1 cos 0 1, 5 + 3 8, 8 8 से कट जाएगा तो 1 आंसर आएगा, कोई उसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? कौन सा फंक्शन है जल्दी से बताएं, कौन सा फंक्शन है ये? ठीक है, बिल्कुल अलजेब्रिक फंक्शन, गुड, वेरी गुड। ज़ाहिर है एक्स वाई वगैरह, एक्स आ रहा है वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद ये बेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको आप लोगों ने देख लेना है। ये प्रॉपर्टी जरूर देख लेना हाइपरबोला की, साइन और कॉज में जितनी भी आ रही हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये भी उसी तरह ही होगा। डायरेक्ट लिमिट पुट हो सकती है इसमें? जी। हाँ जी, हो सकती है डायरेक्ट लिमिट। ठीक है, बहरहाल आप लोगों ने इसको देख लेना है। हॉपिटल रूल से इसको अप्लाई किया है मैंने, सॉल्व। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, इससे थोड़ी सी इधर भी ना हमारे पास कोई हो, एक्स होगा यहाँ पे, ये 4x डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो बहरहाल हमने इस पे हॉपिटल रूल अप्लाई किया, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लिया, डिनोमिनेटर का अलग ले लिया। ये वाला करें सॉल्व, ये कैसे होगा? जी बेटा, ये वाला कैसे होगा? इसका मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर भी एक शॉर्टकट बताया था। ये जैसे 1 + x सारे की पावर 1/x e, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। लिमिट x अप्रोच करे 0 को, 1 + x सारे की पावर 1/x, ये e होता है। अब बेटा ये चीज वो पूछ रहा है किसकी इक्वल है, तो डेफिनेटली ये चीज e की पावर में जो भी सेकंड टर्म होगी वो लिखेंगे, शॉर्टकट बता रहा हूँ, और ऊपर में जो भी एक्सपोनेंट्स हैं वो साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा से देखें, जब भी आपके पास ये जो फार्मूला की शेप है इस तरह की शेप बन जाए, तो आप लोगों ने क्या काम करना है? ई की पावर में सेकंड टर्म लिखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल इंडेक्स से। ज़ाहिर है अगर ये सारा ई की इक्वल है तो इसका आंसर भी ई के फॉर्मेट में आएगा। शॉर्टकट क्या है? आप लोगों ने ई लिखना है और जो सेकंड टर्म है वो लिखनी है, और मल्टीप्लाई बाय कर देना टोटल इंडेक्स है, तो ये कट के ई स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करें और बताएं क्या आंसर है। जी बेटा, इसको करें। डायरेक्ट लिमिट पुट हो सकता है? नहीं। फिर क्या करेंगे? हॉपिटल रूल, गुड। तो ये हॉपिटल रूल अप्लाई कर दिया। ये 4 रूट तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, x + 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर पहले 1/2, x + 4 की पावर 1/2 में से एक माइनस कर दें, तो वो x + 4 की पावर -1/2 होगी, डिनोमिनेटर में आके रूट हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे 0, तो 0 + 4
2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, आप लोग 2.4 में करके आए हैं। x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, dy बाई डी एक्स हमने निकालना है। तो बेटा जब तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, एक्स वाई के साथ थीटा भी, फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करते थे, चेन रूल। पहले x इक्वल टू ए कोस थीटा का आप लोग डेरिवेटिव ले लें, और ये y इक्वल टू ए साइन थीटा का भी, ठीक है। तो y इक्वल टू ए साइन थीटा का, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, dy ओवर डी थीटा, a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ पे ये थीटा है। इसी तरह x इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसका x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी थीटा। आगे कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव। उसके बाद चेन रूल अप्लाई करें, वो क्या होता था, dy बाई डी एक्स, तो हमने फाइंड आउट करना है, dy ओवर डी एक्स इक्वल होगा dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाई ये डी थीटा ओवर डी एक्स। यहाँ से आपके पास dx ओवर डी थीटा आया होगा, इसका रेसिप्रोकल करके इधर लिख लेना है। और ये dy ओवर डी थीटा ऑलरेडी आप लोगों ने निकाल लिया, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। ये सेम 2.4 में इस तरह के क्वेश्चंस आप करके आए हुए हैं, और ये पास्ट पेपर्स में आए हुए भी हैं, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपके सामने भी रखा है। आई होप आपको मेथड रिकॉल हो गया है। बाकी बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप लोग करते थे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट की इक्वल है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना, ये आप लोगों की 3.3 एक्सरसाइज का है। तो सम टाइम ये 2-3 क्वेश्चन, 2 तक क्वेश्चन बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन डाल देता है, तो उनको फिर आप लोगों ने एंड पे करना होता है। अच्छा अब बेटा एक्सेंट्रिसिटी वन, हमें पता है कि एक्सेंट्रिसिटी वन, वन से ग्रेटर एक्सेंट्रिसिटी किसकी होती है, जल्दी से बताएं। वन से ग्रेटर एक्सेंट्रिसिटी किसकी होती है, हाइपरबोला की, ठीक है गुड। और पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है, वन, ठीक है। और ठीक है गुड। और इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद वो कहता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x देन द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम है। अब अगर आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, ये मुझे बताओ किसकी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखकर बताएं ये किसकी इक्वेशन है, जल्दी जल्दी बताएं ये किसकी इक्वेशन है जी। ठीक है जी, पैराबोला की, गुड। पैराबोला। और इस पैराबोला की ओपनिंग किधर है, राइट साइड पे देखें एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो पैराबोला है इसकी ओपनिंग किधर होगी, अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी ओपनिंग किधर होगी जी। इस पैराबोला की ओपनिंग इधर होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो इस तरह इसकी ओपनिंग होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब बेटा लेटेस्ट रेक्टम ऐसी लाइन होती है जो दो पैराबोला की कर्व पे दो पॉइंट्स को मिलाती है और ये फोकस में से गुजरती है। ये जो पैराबोला की ओपनिंग के सेंटर में पॉइंट है ना, ये फोकस होता है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि पैराबोला की ओपनिंग के मिड पॉइंट फोकस होता है, फोकस में से गुजरता है लेटेस्ट रेक्टम, और पैराबोला की कर्व को दो पॉइंट्स पे मिलाता है। ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम। अब अगर मैं ओरिजिन से इसका डिस्टेंस देखूँ ना लेटेस्ट रेक्टम तक का, तो ये x इक्वल टू ए के फॉर्मेट में आ रहा है, x इक्वल टू ए के फॉर्मेट में। अगर आप लोग देखें ना, x इक्वल टू ए इज सम डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें मतलब ये पता चला कि आप लोगों ने a निकालना है। पैराबोलिक की इक्वेशन ये कि मैंने इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो। अब स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही होती थी ना। और इधर आपको x के साथ जो 3 गिवन है, इधर x का कोफिशिएंट 4a है, तो 4a को 3 के इक्वल रखो, a आपके पास 3/4 आ जाएगा। इक्वेशन क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम की, x इक्वल टू a, और a की जगह पे क्या लिख देना है, 3/4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह ही है, कौन से रूल से होगा, जल्दी जल्दी बताएं। x इक्वल टू 3t स्क्वायर, y इक्वल टू 6t, dy बाई डी एक्स निकालना है, कौन सा रूल अप्लाई होगा, जल्दी से बताएं, कौन सा रूल अप्लाई होगा, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है बेटा, बिल्कुल चेन रूल। अब उसका तरीका कर क्या होता है, पहले dx ओवर dt निकालना है, फिर dy ओवर dt निकालना है, उसके बाद चेन रूल आपने अप्लाई कर देना है। तो ये मैंने इधर कर दिया, आपने इसको बहरहाल देख लेना है। अब ये बेटा इनवर्स वाला है, साइन इनवर्स लैम्डा एक्स, लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 4x, तो ये अब आप लोगों को साइन इनवर्स का ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। साइन इनवर्स x होता है 1/1 माइनस एक्स के, और एंगल x के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि साइन इनवर्स लैम्डा एक्स है, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, 4 माइनस एक्स स्क्र में सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। 4 माइनस एक्स स्क्र रूट में सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होगी जी। जी गुड, वेरी गुड। 4 को लिख सकते हैं ना 2 स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो ए यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा होता है, ए की जगह पे 2 लगा देंगे।
इसका डेरिवेटिव e की पावर 5 माइनस 2x, ये फर्स्ट ई कैट में भी आया हुआ था, 2-3 शिफ्ट में आया था। तो e की पावर 5 माइनस 2x एज इट इज लिखेंगे, और ऊपर जो इसकी पावर में जो कुछ भी उसका डेरिवेटिव लेना है, 5 का 0 हो जाएगा, माइनस 2x का -2, तो पावर से पावर का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है। ये वाला क्वेश्चन देखें बेटा कैसे होगा। A curve is such that dy over dx equal to 2x square minus 5। वो कहता है if 3 8 lies on the curve, ये कर्व के ऊपर है 3 8, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के लिए अब बेटा जब भी आपको वो स्लोप दे के, डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप ही होता है, जब भी आपको वो डेरिवेटिव दे के कर्व की इक्वेशन पूछता है, तो आप लोगों ने 3.8 एक्सरसाइज की थी, उसका यही पर्पज होता था कर्व की इक्वेशन बताना। आप लोगों को डेरिवेटिव गिवन होता था, जिस कर्व का स्लोप गिवन होता था आप उससे कर्व की इक्वेशन बनाते थे, और उसका मेथड अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो आप x dx एक साइड पे कर देते थे, y dy वाली टर्म एक साइड पे कर देते थे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते थे। तो अब यही काम इधर हुआ होगा, ये देखें dy बाई dx आपको गिवन था, आपने dy वाली टर्म एक साइड पे कर दी, dx वाली एक साइड पे, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो ये कर्व की इक्वेशन आ गई 2/3x³ माइनस 5x प्लस c। अब आपको c नहीं पता, कर्व की इक्वेशन में c कांस्टेंट भी पता होना चाहिए। अब c निकालने के लिए उसने आपको एक पॉइंट कर्व के ऊपर दे दिया 3 8, x की जगह पे 3 पुट करें, y की जगह पे 8 पुट करें, तो इधर x की जगह पे 3, y की जगह पे 8 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आएगी। ये जो भी c की वैल्यू आएगी इसको अगेन बैक कर्व की इक्वेशन में पुट कर दें, तो वो आपके पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। जब भी हमने कर्व की इक्वेशन निकालनी है, हमें स्लोप गिवन हो, स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, उसको इंटीग्रेट कर लेना है, जिस तरह से आप लोग 3.8 एक्सरसाइज में करते थे। फिर वो पॉइंट पुट करें, वहां से c आएगा, c बैक कर्व की इक्वेशन में पुट कर देना है। अब इधर वो कहता है dy बाई dx इक्वल है x³ प्लस 3, y किसके इक्वल है, y क्या होगा। तो ये भी अब देखो कर्व की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे x³ प्लस 3 इंटू dx हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, dy की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, dx की x हो जाएगी, तो आप लोग करेंगे तो ये कर्व की इक्वेशन बनेगी। अच्छा, उसके बाद इसमें देखें द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये भी अब 3.8 एक्सरसाइज ही है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला 3.8 एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने जरा देख लेना है। तो बहरहाल ये वही मेथड है, आप लोगों ने x dx एक साइड पे कर देनी है, y dy वाली टर्म एक साइड पे आगे इसको इंटीग्रेट कर लेना है, ये आप लोगों ने पहले किया हुआ भी है। अब इस क्वेश्चन में वो आपको कहता है e की पावर sin x cos x इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, e की पावर sin x cos x पहले एज इट इज लिखें, और पावर के ऊपर जो sin cos x लिखा हुआ है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, तो यही काम इधर हुआ है। अब देखिए पहले आ जाएगा e की पावर sin x cos x, वो एज इट इज है। अब इस sin x cos x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले sin x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस का साइन डाल के अब हमारे पास cos एज इट इज आ जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बनेगा, जो कि cos 2x के इक्वल होता है। तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। अब ये लोगरिथम वाले बेटा क्वेश्चन है, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। लॉ के रिलेटेड एक वीडियो मैंने आप लोगों को भेजी थी, उसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये वाला क्वेश्चन अब कैसे होगा, ये देखो ना, इधर बेस में 3 लिखा हुआ है तो 27 को 3 क्यूब लिख लो, और ये बेस में 5 लिखा हुआ है तो 25 को 5 स्क्वायर लिख लो। फिर एक प्रॉपर्टी होती है log 3 बेस 3, ये 1 होता है, log 5 बेस 5 ये भी 1 होता है, बेस जब सेम हो। जैसे मैं ऐसे आपको बताता हूँ, ये देखें, अब मैंने इसको इसी तरह लिखा, 27 को लिख लिया 3 क्यूब, और 25 को लिख लिया 5 क्यूब 5 स्क्वायर। अब बेटा ये देखो ना, log की एक प्रॉपर्टी होती है, पावर में 3 आ रहा है, तो इसको अगर मैं स्टार्ट में लिख दूं तो ये बन जाएगा 3 log 3 विद बेस 3, तो ये log 3 3 ये 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस 2 को पावर में स्टार्ट में लेकर आ जाऊं तो ये log 5 बेस 5 जब हम करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इधर से 3 इंटू 1 3 बचेगा, इधर 2 इंटू 1 2 बचेगा, 3 माइनस 2 करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। यस सर नो लिखकर भेजिए, हुआ क्लियर। यस सर नो लिखकर भेजिए, हुआ क्लियर। गुड, बिल्कुल आसान। लोगरिथम के रिलेटेड मैं एक वीडियो भेजूंगा, वो देख लें, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें ये कैसे होगा, y इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 2 की पावर x एज इट इज, और जो नीचे 2 बेस में है उसके साथ क्या लगा देना है, ln, तो 2 की पावर x और साथ ln 2, बस इतना काम है हमारे पास, बीटा राइट आंसर। अच्छा, इसमें एक और चीज भी याद रखना, अगर मैं कहता 2 की पावर 3x, फिर क्या होना था, 2 की पावर 3x, तो 2 की पावर 3x एज इट इज, नीचे बेस में 2 है उसके साथ ln, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब 2 की पावर में 3x होना था, 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये बेटा छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे चलें, ये वाला कैसे होगा,
log बेस टू 8x इक्वल टू 18, तो इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, x ऑटोमेटिकली निकल आएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला कैसे होती है, log खत्म हो जाता है और इसमें ये जो 2 है ना इसकी पावर पे 18 आ जाएगा और 8x 18 की पावर में चला जाएगा, मतलब इनकी जगह एक्सचेंज हो जाती है 8x और 18 की। ये log खत्म हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, 2 की पावर में 18 लग जाएगा और ये 8x दूसरी साइड पे आ गया। तो अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, एक्स निकालना है, इधर है 2 की पावर 18, इधर है 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 15 आंसर आएगा। कुछ भी नहीं बेटा, लोगरिथमिक फॉर्म से हमने सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है। आगे वो कहता है डी वाई बाई डी एक्स अगर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या होगा इसका सोल्यूशन बताएं जी। जब आप डी वाई और डी एक्स वाली टर्म एक साइड पे करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कॉट एक्स होती है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कॉट एक्स। तो ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं, आप लोगों ने इनको ऐसे ही याद रखना है। ये कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y प्लस 7, इसका वो कह रहा है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, कैसे होगा, डेरिवेटिव निकालना है। मैंने वैसे आपको एक शॉर्टकट बताया था, मैंने आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन में जिसमें एक्स वाई इस तरह मिक्स अप हो, एक शॉर्टकट भी इसका होता है। पहले आप इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई को कांस्टेंट रखें, यानी 4y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 7 का भी 0 हो जाएगा और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। फिर इसको डिवाइड कर दें, अब इसी को ही डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट, 7 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 0, 4y का 4 हो जाएगा और साइन चेंज कर दें तो -3/4 हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप लोगों ने याद रखना है। कैसे निकलेगी मिनिमम वैल्यू इसकी, मैंने आपको बार बार बताया, दो डेरिवेटिव लेते हैं। पहले डेरिवेटिव ले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x माइनस 1 आ गया, फिर इसका दूसरा डेरिवेटिव लें तो 2 आ गया, 2x का 2। अब दूसरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, यही हमने निकालनी है मिनिमम वैल्यू। उसके लिए आपको पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, 2x माइनस 1 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब ये जो 1/2 आया है इसको बैक ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके वो मिनिमम वैल्यू आपने निकाल लेनी है। तो यही हमने मिनिमम वैल्यू बेटा निकाल ली। तो आप x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो ये 1/4 -1/2 -2 एलसीएम लोगे तो आप लोगों के पास आंसर इसका -9/4 बन जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा जल्दी बताएं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये देखें वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 4x इक्वल टू 5, डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो आपको तरीका मैंने बता दिया हुआ है, शॉर्टकट क्या बताया था, पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें बाकी सारे कांस्टेंट, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें बाकी सारे कांस्टेंट, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व इसको आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा शायद हाइपरबोला इनवर्स एक्स का बेटा डेरिवेटिव, ये हाइपरबोला इनवर्स वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने इनको भी याद कर लेना है। अच्छा उसके बाद बेटा अब इंटीग्रेशन में अगर मैं आपको बताऊं ना तो बाई पार्ट्स आप पढ़ के आए हैं, तो जैसे अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स कॉज एक्स है, तो बाई पार्ट्स के लिए भी आपको आगे प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये वैसे इसका आंसर ये है, मैं इधर से आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उधर वो आया हुआ था एक्स कॉज एक्स, तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ एक्स साइन एक्स से। सबसे पहले आप लोगों ने आइलेट का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि इनवर्स वाला आ जाए लोगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो उसको हम पहले लेते हैं, अगर ना इनवर्स वाला हो ना लोगरिथमिक फंक्शन हो तो फिर वो वाला फंक्शन पहले लेंगे जिसके डेरिवेटिव एंड हो रहे होंगे। अब इधर आप देखो x का डेरिवेटिव 1 1 का 0, तो इस x के डेरिवेटिव खत्म हो रहे हैं, जबकि साइन x के डेरिवेटिव खत्म नहीं हो रहा है। साइन का कॉज होता है, कॉज का माइनस साइन का फिर माइनस कॉज, इस तरह चलते रहेंगे। तो सबसे पहले वो वाला फंक्शन ले लिया जिसके डेरिवेटिव खत्म हो रहे हैं और वो x था। फिर जो दूसरा फंक्शन होगा उसकी इंटीग्रेशन करनी है, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x होती है, साइन x का डेरिवेटिव कॉज x, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x। तो साइन दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, फिर माइनस का साइन डालना, इंटीग्रेशन का सिंबल डालना, जो इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन की हुई होगी वो एज इट इज इंटीग्रेशन के सिंबल में लिख देनी है। फिर ये जो पहले वाला आप लोगों ने फंक्शन लिया था ना, इसको भी नहीं छोड़ना, इसका आप डेरिवेटिव लेके इधर साथ लिख देना है। तो आप लोग एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ये एक्स कॉज एक्स बचेगा और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है साइन एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, तो ये हमारे पास आ गया। कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा अब बेटा ये एक फार्मूला आपको पता है कि अगर फंक्शन की पावर n और साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो फंक्शन की पावर में ऐड कर देना है और सेम पावर से डिवाइड कर देना है। और इसी तरह अगर आप फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है और फंक्शन की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फंक्शन के साथ सिंपल ln लगा देंगे।
ये चीज़ भी आपने याद रखनी है और ये कुछ सब्स्टिट्यूशन मैंने लिख दी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई हुई हैं। तो आप लोगों ने इनको भी देख लेना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स के रूट में होगा तो आप एक्स को ए sin थीटा से रिप्लेस करते थे। अच्छा, एक और ये जो आप लोगों की 3.6 एक्सरसाइज़ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ईकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब आप देखें यहाँ से आप लोगों के पास इंटीग्रेशन हो रही है 1 से 5 तक और इसको इंटीग्रेट करें तो 12 आता है। ये 4 से 1 तक इंटीग्रेट हो रही है, इसका 3 आंसर है, 4 से 5 तक। जब आपको इस तरह से लिमिट्स गिवन हो ना, अब ये टोटल लिमिट्स कितनी है? 1 है, 4 है, 5 है। आप लोग इनको सीक्वेंस से लिख लें 1, 4, 5 आप लोगों ने इसको सीक्वेंस से लिख लिया। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, पहले 1 से 4 फिर 4 से 5 इस तरह। अब ये देखो मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा, पहले 1 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर 4 से 5 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव किधर से आ गया? हमने इंटीग्रेट करना था 1 से 4, पहला स्टेप क्या होता है, ये जितनी भी लिमिट्स गिवन इनको सीक्वेंस से लिखो, सबसे छोटी वाली पहले, फिर दरमियान वाली, फिर सबसे बड़ी। अब इसको करो, हमने 1 से 4 तक इंटीग्रेट करना है प्लस 4 से 5 तक। 1 से 4 जब आपने इंटीग्रेट करना है तो इधर आपको 4 से 1 गिवन है, आपको चाहिए 1 से 4, तो इस फंक्शन को फिर मैं इधर कैसे लिखूंगा, इसका साइन बदल दूंगा। आप याद रखें जब भी आप अपर लोअर लिमिट्स की बेटा जगह बदलते हैं ना तो इंटीग्रेशन में बाहर नेगेटिव आ जाता है। तो ये 4 से 1 लिखा हुआ था, हमें चाहिए 1 से 4, ये एफ वाई डी वाई तो आगे एज इट इज आएगा, तो इसलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। फिर प्लस का साइन डाल के आगे 4 से 5 तक इंटीग्रेट करना, और 4 से 5 हमें ये फंक्शन गिवन है। ये इक्वल होगा जब हम लिमिट स्प्लिट करते हैं ना, मैंने 1 से 4 इंटीग्रेट किया, 4 से 5 के इनको ऐड किया, तो इसका वही आंसर होगा अगर आप डायरेक्ट 1 से 5 तक इंटीग्रेट कर दें। तो ये बेटा इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने यूज़ की है, आप लोग इससे फ़ैमिलियर हैं ऑलरेडी भी। 3.6 एक्सरसाइज़ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़। अब आपने बस इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करनी है, 1 से 4 तक जो इंटीग्रेशन थी वो 3 गिवन थी और 4 से 5 हमने फाइंड आउट करनी है, 1 से 5 12 गिवन है, तो इसके अंदर बस मैंने लिमिट्स पुट करके 4 से 5 वाली मालूम करनी थी, तो ये हमने इस तरह से निकाल लिया। यस सर, नो लिखें जल्दी से। हो गया क्लियर? यस सर, नो जल्दी-जल्दी। गुड। ये बस वही चीज़ें हैं जो अभी मैं आप लोगों को इसलिए बेटा ये सारा रिकॉल करवाता जा रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। 0 से 3 fx 4 है और ये 0 से 3 इंटीग्रेशन है 2fx प्लस 5, दरमियान में प्लस आ गया है। तो ये इंटीग्रेशन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये 0 से 3 था ना, अब बेटा आप लोगों ने काम करना है। ये देखो ना मैं इसी को सॉल्व करने लगा हूँ। ये 2 बाहर मैंने कॉमन निकाला, 0 3 इंटीग्रेशन 2fx के साथ भी आ जाएगी, 0 से 3 तक इंटीग्रेशन 5 के साथ भी आ जाएगी। तो इतना काम करने के बाद आप लोग देखो 0 से 3 fx आपको इंटीग्रेशन उसने करके दी हुई है 4, तो इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा 4, 2 into 4 कितना बन जाएगा 8 प्लस अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो 5 है ना बेटा कांस्टेंट जो भी होता है वो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाता है। तो जब आप 5 को बाहर निकालोगे तो पीछे 1 बचेगा। तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, याद रखें x का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन x। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, अब अपर लिमिट्स पुट करें इसमें 3 और फिर माइनस का साइन डाल के लोअर लिमिट्स पुट करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। यस सर, नो लिख कर भेजें। क्लियर हुआ? शाबाश। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बेटा आया हुआ है। ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 है। बेसिकली 4 cos स्क्वायर ये x प्लस पाई बाय 3 बेसिकली एंगल थीटा है। अब आप एक काम करें, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैट्रिक इधर इंटर में पार्ट 1 में, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये इक्वल होता है cos 2 थीटा के। तो अब ये गिवन है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, इस x प्लस पाई बाय 3 को हम थीटा ही पढ़ते हैं। अगर मैं 2 कॉमन निकालूं, देखो ना मैंने 2 कॉमन निकाली इस गिवन एक्सप्रेशन में से, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बिल्कुल इस फार्मूला के साथ मैच हो गया। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा के। तो अब इस सारे की जगह पे मैं cos 2 थीटा लिखूंगा। cos 2 थीटा, थीटा क्या है? x प्लस पाई बाय 3। तो इस सारे की जगह पे मैंने लिख दिया cos 2 थीटा। थीटा क्या आता है? एक्स प्लस पाई बाय 3। अब ये 2 बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये 2 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 2x और 2 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई होकर 2 पाई बाय 3। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। अभी तो भाई मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन ही बस की है, इंटीग्रेशन तो अभी हमने करनी है। तो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा? कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन। तो ये 2x प्लस 2 पाई बाय 3 एंगल एज इट इज। इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की? इधर जब आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन की तो एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, यही अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते तो फिर आप लोगों ने एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना था।
बस इतना काम है। 2 से कट गया तो ये आंसर आया। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन गिवन था 4 cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 माइनस 2। इसको देखने से अंदाजा हो रहा था कि अगर 2 कॉमन निकालें तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि cos 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यही हमने काम किया, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो ये बना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा क्या था? x प्लस पाई बाय 3। तो यहाँ से अब आगे बेटा ये सारा इक्वल होता है cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा हमारे पास क्या है? x प्लस पाई बाय 3। तो यहाँ से बस आगे इसको सिंप्लीफाइड कर लेना। उसके बाद बेटा याद रखें, अगर आपके पास अपर और लोअर लिमिट्स बिल्कुल एक जैसी हो, अगर आपके पास इस तरह अपर और लोअर लिमिट्स एक जैसी हैं, सिर्फ उनके साइन का डिफरेंस है, यानी -10 से 10 है, और अगर आपने देखना है इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास ऑड फंक्शन है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 कर देना है। और अगर इसी तरह आप लोगों के पास लिमिट्स उसी तरह ही है -a से a, और जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन मौजूद है बेटा अगर वो इवन फंक्शन है तो फिर आप लोगों ने उसको स्प्लिट कर लेना है लिमिट्स को। -a से a के दरमियान में एक नंबर लेना है जो कि 0 है। तो 0 से a तक इसको इंटीग्रेट करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, इसी तरह आप याद रखें जैसे ये -π/9 से π/9 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जल्दी बताएं। tan को देखें, tan कौन सा फंक्शन है, इवन है या ऑड है। tan को अगर आप x को -x से रिप्लेस करो तो वो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन की क्या पहचान होती है, उसके अंदर अगर आप x को -x से रिप्लेस करते हो तो वो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो वही वाला फंक्शन दोबारा जनरेट हो जाता है। तो अब ये जो tan था ये बेसिकली हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 0 हो जाएगा। एक और भी प्रॉपर्टी याद रखें, अगर अपर और लोअर लिमिट्स बिल्कुल एक जैसी आ जाएं तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 0 हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में जब आपने इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करना है ना, तो आपने अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स करना होता है आफ्टर इंटीग्रेशन, तो वो कट के 0 हो जाएंगे। जैसे ये आंसर है ये वाला। अच्छा, एक और चीज बेटा, जब हमारा फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा होता है, जिस तरह ये मॉडुलस वाले होते हैं, तो ये भी आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में आ जाए ना मॉडुलस वाला फंक्शन, तो आपने मॉडुलस के अंदर जो कुछ भी है उसको 0 के इक्वल रख के मिड वाला पॉइंट निकाल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर x मॉडुलस को 0 के इक्वल रखूं तो x मेरे पास 0 आएगा। अब आप लोगों ने अपनी लिमिट्स को स्प्लिट कर लेना है। इधर -1 से 1 तक इंटीग्रेट हो रहा था, अब एक दरमियान में भी नंबर आ गया 0। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले सबसे लोअर लिमिट जो कि -1 है, और मिड वाली कितनी थी 0, तो -1 से 0 तक इंटीग्रेट करना है, फिर प्लस का साइन डाल के मिड वाले से हायर वाले तक 0 से 1 तक। पहले वाले फंक्शन के साथ नेगेटिव लगा देना है, दूसरे के साथ पॉजिटिव। तो ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बड़ी शॉर्टकट वे से समझाई है कि आप लोगों ने ये मॉडुलस वाले फंक्शंस को कैसे डील करना। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन, इसको आगे सॉल्व कर लेना, इसका आंसर 1 आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करें, मॉडुलस आ गया। अब तो मुझे बताओ मिड वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, मिड वाला पॉइंट क्या होगा, क्या मैंने तरीका बताया है। जो भी नंबर मॉडुलस के अंदर है उसको 0 के इक्वल रखें और x निकाल लें। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आएगी। अब आपको मिडिल वाली लिमिट्स मिल चुकी है, सबसे लोअर लिमिट्स क्या थी 0। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1/2 तक। पहले इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1/2 तक, फिर 1/2 से 1 तक जाएंगे, 1/2 से 1 दरमियान में प्लस डाल देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और पहले वाले पोर्शन के साथ क्या लगा देते हैं, नेगेटिव। बेसिकली ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इस 1/2 से पहले ये नेगेटिव था तो 1/2 के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, सिंपल ये जिस तरह मैंने बताया है ना, मॉडुलस वाले जब भी फंक्शन आ जाए उसको 0 के इक्वल रखें, मिड वाला नंबर आ जाएगा, लोअर लिमिट से मिड वाले तक इंटीग्रेट करें, उस फंक्शन के साथ नेगेटिव लगाएं, प्लस का साइन डाल के फिर मिड वाले से अपर वाले तक जाएं, और इसके साथ प्लस लगाना है, तो आगे इसको सॉल्व कर लेना है। अब एरिया अंडर द कर्व वाले भी आप लोग क्वेश्चन करके आए, ये 3.6 3.7 ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो ना, उसने आपको लिमिट्स नहीं बताई, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना होता है, इसको 0 की इक्वल रख लो। जाहिर है अब ये आप लोगों ने एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है वहां पे y 0 होगा, तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगेन देखो, आपके पास सबसे लोअर लिमिट क्या है, ये -2, दरमियान वाली क्या है 0, उसके बाद क्या है 2। तो अब आप इसको जो इंटीग्रेट करोगे वो स्प्लिट कर लोगे, यानी -2 से 0 तक करो, फिर 0 से 2 तक। तो यही मैंने काम किया, -2 से 0 तक इंटीग्रेट करूंगा, प्लस का साइन डाल के 0 से 2 तक, और पहले वाले पोर्शन के साथ नेगेटिव लगा लेना। आगे अब आपने इसको सॉल्व करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब जी ये आसान से क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी बताएं। अगर कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन के सिंबल में आ जाए तो कांस्टेंट को उठा के बाहर रख देना है, तो के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है बिल्कुल, ये हमारे पास अल्फा। गुड। इसका क्या आंसर होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेक्निक बता दें जल्दी से मुझे, लेकर आगे सॉल्व आप लोगों ने खुद कर लेना, आंसर मैंने बता दिया है। बस बेटा क्लास खत्म होने वाली है, टेंशन ना लें।
हाँ जी, बाई पार्ट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। इसका बताएं जी, समझ लगी इसकी? समझ लगी इसकी? पता चला इसका जीरो आंसर क्यों आया है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लोअर और अपर लिमिट्स जब भी सेम होंगी तो उसको सॉल्व नहीं करना, वो फंक्शन ऐसे ही खौफनाक सा दे देते हैं। मगर अपर और लोअर लिमिट जब सेम होंगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जीरो करेंगे। एक और केस में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो होता था, जब -a से a तक हमने इंटीग्रेट करना और दरमियान फंक्शन के इंटीग्रेशन के अंदर ऑड फंक्शन पड़ा हो। अच्छा जी, ये देखें जी, इसकी भी समझ आई? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग इसकी इंटीग्रेशन करें 4x - 3 की, और फिर इसमें अपर लिमिट्स पुट कर दें, 1 माइनस का साइन डाल के लोअर लिमिट्स पुट कर दें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? इसमें भी बेटा बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कर्व y इक्वल टू cos x एंड x एक्सिस फ्रॉम 0 से π/2 इज द सेम एज। तो ये पहले आप cos x को इंटीग्रेट कर लो, 0 से π/2 तक एक आंसर आएगा। फिर बारी-बारी देख लो जो cos x का आंसर आया है वो किस ऑप्शन में बन रहा है, जो कि बनेगा सी ऑप्शन में। तो आपने इसको इंटीग्रेट करके देख लेना है कि जो जितना एरिया y इक्वल टू cos x कवर कर रहा है 0 से π/2 तक, उतने ये वाली कर्व भी कवर कर रही है cos x की पाई से π/2 तक, और बाहर नेगेटिव है, दोनों के आंसर सेम आएंगे। अच्छा, इसके बाद बेटा वो कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ये भी उसी तरह ही आपने 4x - x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखना है। वहां से लिमिट्स आ जाएंगी, उसके बाद इंटीग्रेट करके अपने अपर लोअर लिमिट्स को पुट कर देना है। ये मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया, आप लोगों ने इसको देख लेना है। फिर आगे वो कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो अब इसका भी आप लोगों ने एरिया कैसे निकालना, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बता कर आया हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने एज इट इज सेम इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको करवाया है, ये अब आप लोगों ने खुद करना। आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि की वैल्यू 6 आएगी। ये वाला क्वेश्चन भी अगेन वही आ जाता है, एरिया इनक्लोज y इक्वल टू cos x का पहले एरिया निकालने 0 से π/2 तक, और उसके बाद ऑप्शन में से देख लें कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है, तो वो ये वाला करेगा सी। बहरहाल आप लोगों ने इसको देख लेना है। फिर वो कहता है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसको इंटीग्रेट करें, पहले इसमें अपर लिमिट्स पुट करें और उसके बाद लोअर लिमिट्स पुट कर लेनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला अब आप ये 3.2 एक्सरसाइज में से x रूट -1/x रूट ऊपर स्क्वायर है, आप इसका पहले स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर ओपन करके आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर है। अब ये क्वेश्चन है e की पावर सेकंड x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड x tan x। ये नहीं समझ लेना कि ये सेकंड tan x पावर में है। मतलब ये कि फंक्शन क्या है, e की पावर सेकंड x, और पावर में क्या लिखा हुआ है सेकंड x, उसका डेरिवेटिव होता है सेकंड tan। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हो, जैसे e की पावर सेकंड x का डेरिवेटिव सेकंड tan साथ पड़ा हुआ है, आप लोगों ने उस वक्त क्या करना होता है, सिंपल वो फंक्शन आंसर आ जाता है। तो अब e की पावर सेकंड x सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। अगर तो यहाँ पे ये ना पड़ा होता, जैसे ये सिंपल e की पावर सेकंड x को हमने इंटीग्रेट करना होता, तो e की पावर सेकंड x एज इट इज आना था, और सेकंड x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सेकंड tan, तो उससे हमने डिवाइड कर देना था। अब हमने क्यों नहीं डिवाइड किया पावर के डेरिवेटिव से, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ था, तो इसलिए हमने e की पावर सेकंड x को एज इट इज लिख दिया। ये मैंने वैसे आपको लेक्चर में भी इस चीज की काफी प्रैक्टिस करवाई थी। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, टेक्निक सिर्फ मुझे बता दें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। जब स्क्वायर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 3.2 एक्सरसाइज में से है। 3.2 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 4x - x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लिमिट्स आ जाएंगी, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इधर सिर्फ -1 से 1 तक है, और इसने पास्ट पेपर में इधर टी मॉडुलस दिया हो, तो मैंने आपको एक्स मॉडुलस रख कर करवाया है। और टेक्निक आपको पता है, सबसे पहले क्या कम करेंगे, मॉडुलस को 0 के इक्वल रख के मिड पॉइंट वाली लिमिट निकालेंगे, फिर इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लो, ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर। तो ये लाइंस इनकी ऑर्थोगोनल होंगी, ये तो मैं अभी आपको बताकर भी आया था। इसका फार्मूला होता है ना tan का a स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। तो ऑर्थोगोनल लाइंस उसी वक्त होंगी जब ये डिनोमिनेटर में जो a प्लस बी है ये 0 की इक्वल हो। तो जब ये 0 की इक्वल होगा तो उसी वक्त tan अनडिफाइन हो जाएगा, तो ऑर्थोगोनल लाइंस होंगी। अच्छा, इसका बेटा बताओ ये कैसे होगा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन 0 0 कर लो, और ये x1 y1 हो जाएगा, ओरिजिन x2 y2 होगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप लोगों ने इसका निकाल लेना है, जो कि 10 × 2 रूट आएगा। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू। अब आप लोगों को पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो x1 y1 की जगह ये पॉइंट आ जाएगा, स्लोप की जगह 7 आ जाएगा, इसको ये वाली पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो इक्वेशन बना लेनी है।
अब ये वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं? जी, कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे? शाबाश शाबाश, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, गुड। नहीं, बाई पार्ट्स इधर से किधर आ गई, ये कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे? बैक सॉल्व, वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा, बैक सॉल्व आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने पहले x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 जब ये पुट करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल कर देगा पॉइंट, वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा और ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड कर जाएंगे। अब इसका देखो, द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स लिखी हुई है, इलिप्स का सेंटर कैसे निकालते हैं? शॉर्टकट बताया था, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। द सेंटर ऑफ द इलिप्स क्या होगा? सेंटर ऑफ द इलिप्स, जो कुछ भी x के अंदर प्लस माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज कर दो। x के अंदर -2 हो रहा है तो साइन चेंज करो, -2 क्या हो जाएगा? +2। y के अंदर +3 हो रहा है उसका साइन चेंज कर दो, -3। तो 2 -3 हमारे पास सेंटर होगा। तो एलिप्स का जब भी वो आपसे सेंटर पूछे, एक्स वाई चेक करो, एक्स वाई के अंदर जो कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है उनके साइन चेंज कर दो, तो वो हमारे एक्स वाला पहले लिख लो, वाई वाला बाद में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे इनका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेक्निक बताओ मुझे, काफी मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? क्या दोनों इक्वेशन सॉल्व करने लग जाएंगे? नो, बैक सॉल्व करेंगे, गुड। पहले आप x की जगह पे 1 2, इधर दोनों x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, इस पॉइंट में इस इक्वेशन में भी पुट करो, दूसरी इक्वेशन भी, जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है? तो जिस तरह आपको आसान लगे। अच्छा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई इज दी। एलिप्स आपको पता है ना, एलिप्स, एलिप्स के दो फोकाई होते थे, उन दो फोकाई को जो लाइन मिला रही है उस लाइन के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? एलिप्स को याद करें, एलिप्स के दो फोकाई होते थे, एलिप्स के दो फोकाई को मिलाने वाली लाइन, उसके मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। जी, आंसर मेरे पास वर्टेक्स आ रहा है, मगर ये सेंटर होता है। एलिप्स के फोकाई को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है बेटा, वो एलिप्स का सेंटर होता है। इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था। एलिप्स की आप लोगों ने डायग्राम देखे ना, तो थोड़े से इसके एलिमेंट्स देख लेने हैं। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ द लाइन अगेन ये आ गई है, कौन सी फॉर्म लगेगी? पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है? अच्छा, एक ये भी तरीका है इक्वेशन ऑफ द लाइन के, आपको ऑप्शन में लाइन की इक्वेशन गिवन है और वो लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, इसका मतलब ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो बैक सॉल्व टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप y-y1 वो यूज करके इक्वेशन बना भी सकते हैं। द सेट ऑफ द वैल्यूज x फॉर विच x-6 स्क्वायर ग्रेटर देन x, और इसको भी आपने बैक सॉल्व से करना है। फॉर एग्जांपल इसमें वो कह रहा है ना x <4, तो <4 एक नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 3 है, तो इधर x की जगह पे 3 पुट करें और इधर भी x की जगह पे 3, तो अगर ये जो इनइक्वालिटी है ये इसको होल्ड कर जाएगी, तो फिर आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद अब ये x ग्रेटर देन 9, 9 से ग्रेटर आप नंबर इसमें पुट करें, 9 से ग्रेटर नंबर पुट करें, तो ये बहरहाल आप लोगों ने इसको बैक सॉल्व से कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, द स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का हमने स्लोप निकालना है, इज 15 व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट्स आर। जी, कैसे करोगे? द स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का स्लोप 15 है। मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं? कर्व की इक्वेशन गिवन हो, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो भी डेरिवेटिव हो उसको 15 के इक्वल रखें, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है? तो ये बेटा हमने इसका डेरिवेटिव लिया, उसको 15 के इक्वल रखा, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें क्या काम करना है? एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, उसके बाद द स्लोप ऑफ द लाइन विद इंक्लिनेशन, जब इंक्लिनेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा ले लेते हैं, तो tan 120 डिग्री वो -3 रूट होगा। उसके बाद अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, एंड पॉइंट्स अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास कॉर्ड होता है, और ऐसा कॉर्ड जो सेंटर में से गुजरे वो डायमीटर होता है। इसमें वो कहता है एफ एक्स साइन एक्स है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू टेंजेंट,
देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता था, आप इस फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव ले लो, साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और फिर उसमें अगर आप जीरो पुट करते तो वो वन आ जाना था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वन है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे होगा, आप उस स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, वन है तो उसका रेसिप्रोकल करो, वन का रेसिप्रोकल वन ओवर वन नहीं होगा, उसका साइन चेंज कर दो -1। अच्छा ये वाला आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बैक सॉल्व टेक्निक से होगा, जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक्स की जगह पे आप लोग -2 और वाई की जगह पे 2 पुट करो तो आंसर आ जाएंगे। फिर वो कहता है द स्ट्रेट लाइंस, ये दो लाइंस है, ये आपस में क्या है, इसका पहली का स्लोप निकालो, दूसरी का स्लोप निकालो। अब इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप आई होप आपको आता है, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट, और साइन चेंज करते हैं। जैसे इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, और ये प्लस वाई, ये इधर आके क्या हो जाएगा -y। तो एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट और इनके साइन चेंज कर दो, तो दोनों लाइंस के आप लोगों ने क्या काम करने हैं, दोनों लाइंस के आप लोगों ने बेटा स्लोप निकाल लेने हैं। अगर तो स्लोप सेम आ गए तो पैरेलल है, और अगर स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल है तो फिर परपेंडिकुलर है। इसमें भी वो आपसे कह रहा है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना है एट 2 5, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 5। अच्छा, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप लोगों ने ये जो कर्व की इक्वेशन गिवन है इसका डेरिवेटिव लो, वो जो भी डेरिवेटिव आएगा ना उसको 2 के इक्वल रखो, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि इस कर्व का ग्रेडियंट 2 है। फिर आप एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 5 पुट करके ए बी की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जांपल पहले मैंने क्या काम किया, ये जो कर्व की इक्वेशन गिवन थी इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया, उसको इक्वल रखो, इस डेरिवेटिव को इक्वल रखो आप 2 के। अच्छा, इसको डेरिवेटिव को 2 के इक्वल रखने के बाद फिर आप लोगों ने क्या काम करना है, हाँ डेरिवेटिव को 2 के इक्वल रखने के बाद फिर अपने x की जगह पे 2, y की जगह पे 5 ये पुट करना है। तो जब ये पुट करेंगे तो दो इक्वेशंस आ जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी निकाल लेना है। आंसर मैंने बता दिया है। आगे वो कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज, तो स्लोप ऑफ द कर्व -1 है तो इसका डेरिवेटिव लें, जो भी इसका डेरिवेटिव है उसको -1 के इक्वल रख लें। तो कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, तो ये देखें पहले इसका स्लोप लें, उसको -1 की इक्वल रखें और यहाँ से x निकाल लें। अच्छा, ये जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो बेशक यहाँ से बैक सॉल्व कर लें, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ x आपको ऑप्शन में गिवन है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी वो आंसर होगा। तो इस तरह आपने इसको देख लेना है। फिर वो कहता है हाइपोटेनियस राइट ट्राइंगल का 5 है, टू ऑब्टेन अ ट्राइंगल विद मैक्सिमम एरिया द साइड्स मस्ट बी। जब आपको हाइपोटेनियस गिवन हो ना तो उसका फिर मैक्सिमम एरिया उसी वक्त होगा जब वो हमारे पास उसकी बाकी दोनों साइड्स ट्राइंगल की सेम होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हाइपोटेनियस 5 है ना तो बाकी दोनों साइड्स को आप ए ए कह लो बेशक, फिर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको दोनों साइड्स पता चल जाएंगी जो आपने इक्वल रखी थी। लेट्स सपोज ए और बी मैंने आपस में इक्वल रखा तो 5√2 आया, तो यहाँ से अब हमारे पास जो सी साइड है वो आ गई। ठीक है, सी हाइपोटेनियस हमें ऑलरेडी गिवन था 5 सेंटीमीटर, तो मैंने बाकी दो साइड इक्वेट करके वहां से उनको निकाल लिया। जब भी वो कहता है ना हाइपोटेनियस दे के आपको टू ऑब्टेन अ ट्राइंगल विद मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए बाकी दोनों साइड उसकी सेम होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसको करें, मैं आप लोगों को 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करें। The line that passes through the point of intersection x plus y -1 equal to 0, x equal to 0 is parallel to the line। जी, हो गया सॉल्व। पैरेलल टू दी लाइन, अगर आप इस लाइन का स्लोप बताएं क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -1 और इनका साइन चेंज कर दे तो इसका स्लोप 1 आएगा। नीचे ऑप्शंस वाली लाइन में भी जिसका स्लोप 1 आया ना तो वो वही लाइन होगी। ठीक है, फिर आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। बहरहाल मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया, दोनों के स्लोप वेरीफाई कर लें, क्योंकि जिस लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी है उसका वो इसके पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा के स्लोप सेम आ जाए तो फिर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के तो वो बैक सॉल्व कर लें, आप बारी बारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सारे ऑप्शन में पुट करें तो जो सेटिस्फाइड करेगी वो आंसर होगा। इसमें वो कहता है बॉडी मूव करती है ना स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट एक्स विद अ स्पीड गिवन है 50 साइन पाई टी, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर 30 मिनट्स क्या होगी, वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर 30 मिनट्स बताएं जी। 30 मिनट्स है ना, इसको सेकंड में कर लो, 30 मिनट्स कैसे सेकंड में जाएगा,
जी, मिनट्स को सेकंड में कैसे करेंगे? या चलें इसको मिनट्स में पुट करते हैं। अगर 30 इधर पुट करते हैं तो साइन 30 कितना हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? शाबाश, करें जरा इसको सॉल्व। ठीक है, गुड। बी ऑप्शन आ रहा है ज्यादा। आप बताएं जी। शाबाश। क्या इसका आंसर होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी करें। जीरो। गुड। मगर जीरो कैसे होगा? ये अब आप लोगों ने सोचना है, ठीक है। ये अब आप लोगों ने सोचना है। जीरो इसका आंसर है, मगर कैसे होगा ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका बताएं जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले आप मुझे सबसे पहले इसकी टेक्निक बताएं कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट 4 3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको ऑप्शन में गिवन है, और नॉर्मल जिस पॉइंट में से गुजर रहा है वो भी आपको गिवन है। एक तो तरीका यही है कि आप शुरू हो जाएं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। पॉइंट्स लो वो फॉर्म लगाएंगे जो आप बोर्ड में करते थे, इसका डेरिवेटिव लेके बहुत लॉन्ग मेथड होगा। शॉर्टकट क्या है इसका? जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो ऑप्शन में गिवन है, और नॉर्मल इस पॉइंट में से पास कर रहा है 4 3 में से, मतलब ये 4 3 नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 3 पुट करो। इधर एक्स की जगह पे 4 ए ऑप्शन में पुट करते हैं। 3/4 इंटू 4 3 आ गया, और वाई की जगह पे 3, तो 3 = 3। तो ये पहला मुझे राइट आंसर लग रहा है। तो बेटा जब भी आपको पॉइंट गिवन होना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे या टेंजेंट पूछे, तो आप बैक सॉल्व टेक्निक यूज कर लें। इसका बताएं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। कैसे करेंगे टेक्निक बताएं। शाबाश। पॉइंट गिवन है x1 y1 पॉइंट होता, और परपेंडिकुलर इस लाइन के, इस लाइन का स्लोप निकाल लें। स्लोप इसका क्या होगा? x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, और इनका साइन चेंज कर दें, -a/b। मगर हमने जो इक्वेशन बनानी है वो इस गिवन इक्वेशन के परपेंडिकुलर है। अगर इसका स्लोप -a/b है तो उसका स्लोप b/a होगा। रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करेंगे। अब आपको पॉइंट ए बी गिवन है, स्लोप b/a गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के अपनी इक्वेशन बना लेनी है। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या थी? y-y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें वो कहता है लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, उसको हम कहते हैं बेटा कॉर्ड। ठीक है, ये पहले भी करवाया था। उसके बाद बेटा ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि वाई एक्सिस डिवाइड करता है ए और बी पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को इस रेशियो में। अगर वाई एक्सिस की डिवीजन पूछ रहा है तो वो जो दो पॉइंट्स बेटा आपको गिवन होंगे ना जिनको मिलाने से लाइन बन रही है, वाई एक्सिस उनको डिवाइड करेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स और दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसको आपने पॉजिटिव लिखना होता है। तो x1 ये x2 ये आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर वो x एक्सिस पूछता है किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आया हुआ था क्वेश्चन। अब इसको देखें। वो कहता है द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है वाई एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वाई एक्सिस की बात हो रही है तो आप इनके एक्स कोऑर्डिनेट देखें। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, मगर अब -5 को भी +5 लेंगे तो 2:5 इसका आंसर है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई इज दी। फोकाई को मिलाने वाली लाइन हमारे पास मेजर एक्सिस होती है एलिप्स की। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। द रूट्स ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर आर रियल एंड को इंसिडेंट। तो ये बेटा सिंपल कंडीशन है। आप लोगों ने 4.5 एक्सरसाइज के स्टार्ट वाली थ्योरी पढ़ लेनी है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड लाइंस आर एज फॉलोज। तो ये आप कैसे करोगे जरा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? सिंपल बैक सॉल्व टेक्निक से। ये आपको अभी मैंने बताया था। अच्छा, इसमें भी बेटा आपको पता होना चाहिए, सम टाइम आपको ना कोई एक अननोन दे देता, कह देता है ये ए बी सी डी वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। जैसे आपको ये एक पैरेललोग्राम नजर आ रही है और इसके वर्टिसेस ए बी सी गिवन है, मगर डी वाला वर्टिक्स आपको नहीं गिवन, डी वाले कोऑर्डिनेट्स। तो आप लोगों ने क्या काम करना होता है, इसके जो एडजेसेंट पे वर्टिस आ रहे हैं, जैसे डी के एडजेसेंट में एक सी आ रहा है एक ए आ रहा है, तो इनको आपस में ऐड कर देना है ए और सी को, और डी के अपोजिट में जो वर्टिक्स आ रहा है जो कि बी है वो माइनस कर देना है।
तो अब आप देखेंगे तो डी के एडजेसेंट में एक सी आ रहा है, एक ए आ रहा है, तो डी इक्वल हो जाएगा ए प्लस सी, और डी के अपोजिट में बी आ रहा है, तो इसमें से बी माइनस कर देंगे। तो बस ये आपके पास इस टेक्निक से आ जाएंगे, बजाय इसके कि आप इनके डिस्टेंस फार्मूला लगाएं या स्लोप इक्वेट करें। तो ये शॉर्टकट टेक्निक आपने यूज करनी है। इसका बताएं जी, द इक्वेशन, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? दरमियान में प्लस आ गया है, तो इसका मतलब होगा ये एलिप्स की इक्वेशन होगी। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ना सर्कल की होगी, ना पैराबोला की होगी, ना हाइपरबोला की, एलिप्स की होगी। दरमियान में मैंने कहा था ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान में प्लस आए, तो वो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन होती है। इसका सेंटर क्या होगा, जल्दी से बताएं। अभी मैं बता कर आया था, इसका सेंटर क्या होगा? गुड, वेरी गुड। एक्स के अंदर -1 हो रहा है तो 1 कर दें, वाई के अंदर भी -1 हो रहा है तो 1 कर दें, तो ये हमारे पास आ गया। एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन फॉर 1, ये हमें पता है एलिप्स के लिए होती है। इसका फोकस क्या होगा हाइपरबोला का? ये तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ठीक है। तो इसका फोकस ये ए ई को बेसिकली सी कहते हैं, हम प्लस माइनस सी, क्योंकि ये जो अगर आप देखेंगे ना तो इसमें एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है, तो ये जो हाइपरबोला ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका डेल्टा प्लस माइनस सी जीरो, प्लस माइनस सी को ए ई कहते हैं। एक्सेंट्रिसिटी होती है ना सी ओवर ए के इक्वल, तो वहां से सी ए ई के इक्वल। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इलिप्स की 2b होती है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है। बाकी ये बेटा प्रोजेक्शन है कि प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर, तो उसका फार्मूला आपने पढ़ा था, a डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ऑन के बाद b आ रहा है तो वो नीचे जाके डिवाइड कर देना है। अगर वो कह देता प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a, तो बाद में a आना था तो उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना था। ये बताएं जी किसकी पैरामीट्रिक की, बस एंड हो गया। ये बताएं किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है? कल बेटा रात तक आप लोगों को पहला मॉक टेस्ट आ जाएगा, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। और अभी इंशाल्लाह ये पहला सारे ई कैट फर्स्ट ई कैट के एग्जैक्ट क्वेश्चन होंगे। जो पहला मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ना, इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके, फिर हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे। टेस्ट आप लोगों को रात तक ही आएगा, क्योंकि वो मेरी कोशिश है कि आप उसी पैटर्न पे ही रहें जिस तरह उधर होता है। ठीक है जी, गुड। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास सर्कल की है। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इस पैराबोला का? वाई स्केयर इक्वल टू -12x। इस पैराबोला की ओपनिंग किधर है? डाउन, इधर लेफ्ट साइड पे। और डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स लाइन होती है वो इसके अपोजिट होती है ओपनिंग के। ये देखो ना, पैराबोला की ओपनिंग इधर को है, और जो डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन होती है वो इस तरफ को होगी। दरमियान में अगर मैं ओरिजिन बना लेता हूँ इस तरह करके, तो ठीक है। तो अब ये देखो, इस लाइन का जो फिक्स लाइन का डिस्टेंस है वो एक्स के फॉर्मेट में है, एक्स इक्वल टू ए। तो ए आपको चाहिए। ए अब आप लोग कैसे निकालोगे? इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, तो वाई स्केयर इक्वल टू -4ax से इसको कंपेयर करो, और यहाँ से ए आ जाएगा, तो वहां से आप लोगों ने इसको इक्वेट कर लेना है। एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू ए कितना आया था 3, तो 3 इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। इसका अगेन वो सेंटर पूछ रहा है, मैं बता के आया था, एक्स के साथ जो कुछ माइनस हो रहा है वो प्लस कर दो, +3 को माइनस कर दो, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, तो इस कर्व का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप। कर्व का स्लोप कैसे निकालना है? डेरिवेटिव लेके x इक्वल टू 3 पे, तो वो उसी तरह इसका डेरिवेटिव लें, x की जगह 3 पुट करें तो आंसर आ जाएगा। यही उसने पूछा हुआ था। द कर्व हैज इक्वेशन, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज -3 व्हेन x इक्वल टू 2। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने करवाया है। इसका डेरिवेटिव लें, उसको -3 के इक्वल रखें, x की जगह पे 2 पुट करें कि एक आंसर आ जाएगा। और ये कहता है कि u और v दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अल्फा कोई अननोन, ज्यादातर इसमें इसी तरह का क्वेश्चन होता है। दो वेक्टर पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, अननोन बताओ। तो परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रख के आप लोगों ने अननोन निकाल लेने हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ये मैं भी आपको फार्मूला बता के आया था। ये बेटा जितने भी फार्मूलाज हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, काफी ज्यादा आप लोगों को इसका आइडिया हो गया है।